नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हम प्रेसिडेंट से संबंधित उसका सेकंड पार्ट करेंगे। यानी 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, 31 से स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। यानी इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया है वो कौन लगाता है। तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के द्वारा लगाया जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संविधान के आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दी गई है। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यानी महाभियोग जो है आर्टिकल 61 में एक ही आधार विनिर्दिष्ट है और वह है कि संविधान का अतिक्रमण। आप इसे रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। किस माध्यम से? इम्पीचमेंट के माध्यम से, यानी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 डेज, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो आर्टिकल 61, यानी डी इसका राइट आंसर हो चुका है। यानी पहली वीडियो में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो इसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की विधि क्या है। तो कौन सी हो जाएगी? महाभियोग द्वारा, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को कैसे पदच्युत किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से, यानी मोर देन 2/3 विशेष बहुमत, जो मैंने बताया था आपको। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे, राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग के एक संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है यदि वह पारित किया गया है। किस माध्यम से? सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है। संसद के द्वारा, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संसद में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगला है हमारा, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसे देख लेते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और कारण बता रहा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों को करने पर पदच्युत किया जा सकता है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नहीं इसलिए नहीं करता, पहले में राष्ट्रपति के बारे में मुकदमे की बात कर रहा है, दूसरे में राज्यपाल की बात कर रहा है, इसलिए स्टेटमेंट दोनों राइट हो जाएंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन उनका आपस में नहीं मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक है, क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, यानी सेमी जुडिशियल प्रोसेस। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करते हैं। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। और अगला है, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री जो होता है उसकी भी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है योजना आयोग के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, यानी इसका जो है योजना आयोग का अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री के द्वारा। यानी दूसरा इसमें नहीं है, पहला और तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो संघ की जो कार्यपालिका, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर जो होते हैं राष्ट्रपति में निहित होती हैं, वो आर्टिकल 53 के अंडर में, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संविधान यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, आर्टिकल 53। इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप यूपीपीसीएस 2015, 11 और 18 में पूछा गया है, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। तो भारतीय गणतंत्र का जो प्रमुख है भारत का राष्ट्रपति,
यानी भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है और संविधान के आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी भारत सरकार की समूची कार्यपालिका कार्यवाही उसके नाम से की जाती है, ये आर्टिकल 53 में कहा गया है। और रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान उसमें निहित होती है और उसका प्रयोग कानून द्वारा विनियमित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जाएगी। ठीक है, आकस्मिक निधि मैंने बताई थी, आकस्मिक निधि में एकमात्र अधिकार किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। तो यानी राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा ही आकस्मिक निधि से धन निकाला जा सकता है। देश में दो निधियां होती हैं, एक संचित निधि होती है, उसमें संसद का अधिकार होता है, और दूसरी आकस्मिक निधि होती है जिसमें प्रेसिडेंट का अधिकार होता है। आप देख सकते हैं, लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निकाली जाएगी, आर्टिकल 267 के अंतर्गत। यानी आर्टिकल 267 आकस्मिक निधि के बारे में बात करता है और 266 जो है संचित निधि के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 267 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा अग्रदायी के रूप में आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगी, जो भारत की आकस्मिकता निधि के नाम से ज्ञात होगी, और जिसमें ऐसी विधि द्वारा अवधारित राशियां समय समय पर जमा की जाएगी अथवा व्यय का अनुदान आर्टिकल 115 और आर्टिकल 116 के अधीन संसद द्वारा विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। आहूत करने का यानी बुलाने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और अध्यक्षता की बात लोकसभा स्पीकर करते हैं। किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की व्यवस्था की जाती है और संविधान के आर्टिकल 108 यानी 108 के तहत लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है और आर्टिकल 118 के तहत इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 111 यानी 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी बिल को रोक सकता है। संविधान के आर्टिकल 111 के अनुसार जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष क्या किया जाएगा? प्रस्तुत किया जाएगा, और राष्ट्रपति चाहे तो उसे पास कर सकते हैं, अनुमति दे सकते हैं, चाहे तो उसे रोक सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो विधि के प्रश्न पर यानी कानून के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का एकमात्र अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये परामर्श देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है और वहीं पे राष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट का परामर्श मानने के लिए भी बाध्य नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन किया गया है। यानी दोनों एक दूसरे की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसे देख सकते हैं व्याख्या, आर्टिकल 143 यानी 143 के तहत यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ जहां पे राष्ट्रपति को लगता है कि इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी चाहिए, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति जो है बाध्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल एरिया घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का सांविधिक अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है और राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाने या फिर घटाने या सीमाओं को बदलने या फिर नामों को बदलने का अधिकार भी प्राप्त है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यह निश्चय करने का अधिकार कि कौन सी जाति अनुसूचित जाति मानी जाएगी निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट, यानी डी राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। यह निश्चित करने का अधिकार कि कौन सी जाति अनुसूचित जाति मानी जाएगी, यह अधिकार राष्ट्रपति का है। अगला है हमारा, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो नहीं है पूछा गया, तो देख लेते हैं। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यानी मैंने बताया आपको कि राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से जो परामर्श है उसको चाहे तो राष्ट्रपति एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे तो इनकार कर सकते हैं, उसके लिए बाध्य नहीं है। तो पहला ही स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग हो जाएगा।
बी वाला है आपातकालीन शक्तियाँ, बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ दी गई हैं और राज्य में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति भी राष्ट्रपति को प्राप्त है और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार तथा अस्वीकार कर सकते हैं। यानी डी बी राइट हो जाएगा, बी सी डी राइट हो जाएगा, ए इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 143, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? तो राय लेने का अधिकार किसको है? प्रेसिडेंट को, यानी राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? तो भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग और राज्य के राज्यपाल, इन तीनों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी यानी महान्यायवादी का उल्लेख जो है आर्टिकल 76 में किया गया है। दूसरे हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के नाम से जाना जाता है, कंप्यूटर ऑफ ऑडिटर जनरल। इनका जो है आर्टिकल 148 यानी 148 के अंतर्गत आते हैं। और गवर्नर की बात करेंगे तो आर्टिकल 155 की अंतर राष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति करते हैं। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है और वह संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, पर उसे मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वह संसद की कार्यवाही में भाग तो लेता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता, उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नीचे दो वक्तव्य दिए गए कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। तो इसमें जो है ए राइट हो जाएगा और कारण इसका जो है रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों की भी एक सीमा है। ठीक है, यहाँ पे जो है संसदीय शासन प्रणाली है तो राष्ट्रपति को जो है सीमित मात्रा में पावर दी गई है। और पहला इसका स्टेटमेंट जो है राइट हो जाएगा, यानी संघीय कार्यपालिका का मुखिया जो होता है भारत का राष्ट्रपति होता है। और वहीं अगर यूएसए के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात करेंगे तो राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो वक्तव्य दिए गए कथन और कारण से संबंधित। रक्षा बलों का सर्वोच्च अधिकार राष्ट्रपति में निहित है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकार किसमें होता है? राष्ट्रपति में होता है। और कारण है इसका, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है और आर गलत है, क्योंकि रक्षा बलों का सर्वोच्च अधिकारी यानी थल सेना, वायुसेना और जल सेना, ये तीनों का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है राष्ट्रपति होता है, तो ये राइट हो जाएगा। लेकिन कारण इसका कह रहा है कि प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं है होना चाहिए था, तो इसलिए कारण इसका रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत करता है? आर्टिकल 160, यानी पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 160 कहता है कि कुछ आकस्मिकताओं के राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, आर्टिकल 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, और आर्टिकल 165 की बात करें तो राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, जहाँ केंद्र में महान्यायवादी होता है उसी प्रकार स्टेट में राज्य का महाधिवक्ता होता है और आर्टिकल 165 के अंतर्गत होता है। और आर्टिकल 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि से संबंधित होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? यानी संवैधानिक विशेषाधिकार की बात कर रहा है तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है, क्योंकि वित्तीय बिल को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं, उनको उसमें जो है पहले ही बार में सिग्नेचर करना अनिवार्य होता है। आप देख सकते हैं वित्त विधेयक राष्ट्रपति से सहमति से पेश किया जाता है, यानी बिल लाने से पहले उसमें राष्ट्रपति की परमिशन ली जाती है, इसीलिए राष्ट्रपति उस बिल को इनकार नहीं कर सकते हैं। और वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी औपचारिक और विधिक अधिकार और संवैधानिक और नाम मात्र के अधिकार, यानी दूसरा और फोर्थ इसका राइट आंसर
हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है और इसीलिए राष्ट्रपति जो है सांविधिक अध्यक्ष होता है और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होती है और राष्ट्रपति क्या होते हैं, नाम मात्र के होते हैं। और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होने के नाते कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक अध्यक्ष होता है और वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी पहला और दूसरा। देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है तथा उसे निम्नलिखित विधायी शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे वह साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से जुड़े अथवा जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, यानी नॉमिनेट किया जाता है। अगला है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा में 12 सदस्य, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के पास है। यानी टोटल जो लोकसभा की सदस्य संख्या है 550 है, 2 सदस्य वहाँ पर भी मनोनीत किए जाते हैं। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो इसको समाप्त कर दिया गया है जनवरी 2020 में। तो देख लेते हैं, प्रश्नकाल के समय विकल्प 20 सही था, परंतु 104वें संविधान संशोधन, ठीक है, 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के नाम निर्देशित को 25 जनवरी 2020 को समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में तो देख लेते हैं, राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति अपना पद तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक उसके उत्तराधिकारी दूसरे पद वहाँ पे नहीं आ जाते। और इसका अगला है, राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। ये भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी संसद का जो ज्वाइंट सीटिंग का प्लान है वो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और उसकी अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा की जाती है। यानी पहला और दूसरा दोनों राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यदि सदन का सत्रावसान हो गया है तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत करता है? तो संसद का सत्रावसान हो गया तो आहूत करने का कार्य भी राष्ट्रपति के ही द्वारा किया जाता है, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के राष्ट्रपति के विधायी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी प्रेसिडेंट के विधायी शक्ति की बात कर रहा है, तो इसका देख लेते हैं। भारतीय विधानपालिका में राष्ट्रपति एवं संसद के दोनों सदन शामिल होते हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, गैर वित्तीय विधेयक के संदर्भ में संविधान द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति सहमति, विलंब या असहमति घोषित कर सकता है। यानी इसका पहला और फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा और दूसरा और तीसरा इसमें रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यदि राष्ट्रपति विधेयक को लौटाना चाहे तो वह 1 माह के भीतर ऐसा करेगा। तो यहाँ पे 1 माह नहीं है, 2 माह का प्रोसेस होती है। और तीसरा है, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति हेतु आरक्षित विधेयक को 2 माह के भीतर विधायिका के पास पुनर्विचारार्थ भेजा जा सकता है, जबकि उसमें दूसरी बार नहीं भेजा जा सकता। तो दूसरा और तीसरा इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों में मंत्रणा एवं सहायता देने के लिए है, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को उसके पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आर्टिकल 74 क्लॉज 1 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। यानी आर्टिकल 74(1) क्लॉज में कहा गया है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह उपबंधित किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सत्रावसान के उपरांत संसद की बैठक आहूत करने हेतु अधिकृत है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो संसद की बैठक आहूत करने हेतु जो अधिकृत है राष्ट्रपति हो जाएंगे, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं आर्टिकल 85
के क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन का ऐसे स्थान और समय पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत कर सकते हैं, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक की तारीख के बीच 6 महीने का अंतर नहीं होना, 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के निषेधाधिकार की शक्ति का स्वरूप है। तो निषेधाधिकार की शक्ति जो है, राष्ट्रपति को 3 शक्तियां प्राप्त हैं, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला है संपूर्ण निषेधाधिकार, और बी है पॉकेट निषेधाधिकार यानी पॉकेट वीटो, और तीसरा है निलंबनकारी निषेधाधिकार। और बात करें पॉकेट वीटो का, भारत के राष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में एकमात्र राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो देख लेते हैं, संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देते हैं। जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं, यानी संविधान के आर्टिकल 111 के अंतर्गत विधान पर प्रभाव के दृष्टिकोण से कार्यपालिका के वीटो का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। सबसे पहला है अत्यंतिक वीटो, दूसरा है विशेषित वीटो, और तीसरा है निलंबनकारी वीटो। अतः स्पष्ट है कि भारत के राष्ट्रपति निषेधाधिकार की शक्ति का स्वरूप उपरोक्त सभी में है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत का राष्ट्रपति अपनी निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है तो केवल साधारण विधेयकों के संबंध में, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है वीटो पावर का यूज अपना केवल साधारण विधेयक के संबंध में कर सकते हैं, संविधान संशोधन और मनी बिल के संबंध में नहीं कर सकते। यानी राष्ट्रपति केवल साधारण विधेयकों पर अपनी निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है, और भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित विधेयकों पर वीटो करने का अधिकार उतना प्रभावशाली नहीं है जितना कि अमेरिका के राष्ट्रपति को है। और भारत के राष्ट्रपति को वीटो शक्ति अत्यंतिक, निलंबनकारी और जेवी वीटो का मिलाजुला स्वरूप होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त किया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 78 क्लॉज बी। संविधान के आर्टिकल 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करें, और संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांग रहे हैं वह उसे दे। और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे जाते हैं। अगला है, लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो लोकसभा का विघटन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का विघटन के लिए स्पीकर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाता है, यानी संविधान के आर्टिकल 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति समय समय पर लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। अगला है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति जो है आर्टिकल 123 यानी अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस जारी करने का यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, और राष्ट्रपति अध्यादेश उस स्थिति में जारी किया जाता है जब संसद के दोनों सदनों के सत्र में न हो, यानी जब सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि अविलंब कार्यवाही आवश्यक है, तब राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है तो किससे प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, इसके अंतर्गत ये लिया गया है। राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम संभाव्य अवधि हो सकती है तो कितना हो सकती है? 7.5 माह, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश अधिकतम संभावित अवधि 7.5 माह हो सकती है, लेकिन आर्टिकल 123 के अनुसार संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की जो राष्ट्रपति की पावर जो प्राप्त है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का प्रभाव केवल 6 माह तक रहता है।
माना कि संसद का अंतिम अधिवेशन समाप्त होने के तुरंत बाद राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी कर दिया जाता है, तब इस अध्यादेश को संसद के अगले अधिवेशन के 6 सप्ताह के अंदर पारित होना आवश्यक होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति का अध्यादेश की अधिकतम संभावित अवधि है। तो अधिकतम जो हो जाएगी 7.5 माह, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा विषय राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें हो जाएगा संविधान का संशोधन। संविधान के संशोधन के टाइम पे राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकते। किसी नए कानून का निर्माण करना है तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, किसी नए कर का आरोपण करना है तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, बजट पास करना है तो इसमें भी किया जा सकता है, लेकिन संविधान संशोधन में नहीं किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है किसको, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को। केंद्र में राष्ट्रपति और स्टेट में राज्यपाल, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारतीय संविधान के अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 123 और राज्यपाल जो गवर्नर हैं आर्टिकल 213 के अंतर्गत दोनों को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक है। तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वो एक न्यायिक शक्ति के रूप में मानी जाती है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायिक शक्ति है, यानी संविधान के आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है जो निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी करार दिए जाते हैं। वो मामले कौन कौन से हो सकते हैं, उसमें संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड के संबंध में, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड के संबंध में, और यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो तो तब भी राष्ट्रपति के लिए क्षमादान के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है आर्टिकल 72 के अंतर्गत। अगला है, भारत में मृत्युदंड प्राप्त अपराधी को क्षमादान करने का उल्लेख अधिकार निहित है। तो किसमें निहित है, राष्ट्रपति में। यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमा प्रदान करने की शक्ति प्राप्त की गई है, लेकिन मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को ही है, इसमें राज्यपाल को नहीं प्राप्त है। अगले क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऐसी शक्ति है जो राष्ट्रपति को प्राप्त है परंतु राज्यपाल को नहीं। तो इसका राइट आंसर सैन्य शक्ति, कार्यपालिका शक्ति दोनों को प्राप्त है, वित्तीय जो पावर है ये भी प्राप्त है, और विधायी शक्ति तो दोनों को प्राप्त है। सैन्य शक्ति के मामले में केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है, वहां गवर्नर को नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल जो था 1950 से 1962, 1950 से 1962 हो जाएगा। उसके बाद एस राधाकृष्णन थे 1962 से 1967, और उसके बाद जाकिर हुसैन 1967 से 69, और अंत में बीबी गिरी 1969 से 1974। अगला है, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। तो सर्वसम्मति से निर्वाचित जो भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी, यानी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए थे जिनको निर्विरोध चुना गया था, उनके अपोज में कोई भी नहीं था। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें 1977 में निर्विरोध चुना गया था। सर्वाधिक रोमांचकारी चुनाव श्री वीवी गिरी का था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत के बावजूद उसके उम्मीदवार को हराया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र व्यक्ति थे जो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। अगला है, किसने कहा कि राष्ट्रपति की आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ एक धोखा है। तो इसका राइट आंसर हो गया के.एम. नाम्बियार ने कहा था कि राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार है वो संविधान के साथ धोखा है, क्योंकि के.एम. नाम्बियार ने संविधान में उल्लिखित राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान का विरोध करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार है वो संविधान के साथ एक धोखा है, इससे स्टेट की पावर जो है कम होती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है पूछा गया है। तो देख लेते हैं, वह संसद का एक संगठक का भाग है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। यानी राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों की चर्चा में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनका काम है सिर्फ उनको बुलाना। और सी है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अंत वाला डी वाला है, वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, यानी ए, सी और डी इसका राइट आंसर
हो जाएगा, बी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकते हैं, किंतु वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं और संविधान के आर्टिकल 79 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद का एक संगठक का भाग होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।